नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज अपन देखते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी प्रसाद जी और निराला जी के बारे में और हमें क्या बताते हैं। तो देखते हैं, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। नंद दुलारे वाजपेयी जी को अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे, वाजपेयी जी को, और इनके द्वारा रचित कौन सा निबंध पढ़ रहे थे अपन? प्रसाद और निराला। इस निबंध का अध्ययन अपन कर रहे थे। पिछली क्लास में अपनों ने देखा कि भी ये दो कवि महान क्यों माने जाते हैं। एक तो बात ये है कि इनके जीवन के अनुभवों में या जीवनानुभव जो है वो वास्तविक है, इनके जीवन के अनुभव वास्तविक है, साथ साथ व्यापकता लिए हुए हैं, व्यापक है, साथ साथ वो गहराई लिए हुए भी है। इन्होंने साथ साथ ये भी बताया वाजपेयी जी ने कि भाई इनका जो साहित्य है वो अप्रतिम निष्ठा का साहित्य है। अप्रतिम निष्ठा यानी ये दोनों ही ऐसे महान कवि हैं जो साहित्य के प्रति निष्ठावान है, निष्ठा बनाए हुए हैं। और साहित्य के प्रति इनके हृदय में इतनी गहन निष्ठा है, इतनी बड़ी निष्ठा है कि ये अपने से ऊपर साहित्य से ऊपर कुछ भी नहीं मानते। साहित्य की पूजा करते हैं और साहित्य में उन बातों को लिखते हैं जो वास्तव में ये स्वीकार करते हैं। अर्थात साहित्य में कुछ भी काल्पनिक, आदर्श या झूठ नहीं ये लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये पूजा करते हैं, ये इसके प्रति निष्ठावान है। आगे ये यूं कहते हैं कि जीवनानुभव की वास्तविकता का क्या मतलब है। देखिए, जीवनानुभव की वास्तविकता का मतलब ये है कि इन दोनों ही कवियों ने अपने जो अनुभव है उनको यथार्थ रूप दिया है। यथार्थ रूप यानी जो इन्होंने जीवन में अनुभव प्राप्त किए उनको हूबहू अपने साहित्य में बहुत ही सुंदर रूप में उभारा है, उकेरा है। व्यापकता का मतलब है कि व्यक्ति की दृष्टि कितनी व्यापक है, अर्थात व्यक्ति समाज में कितना अधिक जुड़ा हुआ है समाज से। जितना व्यक्ति वस्तुमुखी होगा, नंद दुलारे वाजपेयी जी एक वाक्य लिखते हैं और वाक्य क्या लिखते हैं कि व्यक्ति जितना वस्तुमुखी होगा उतना ही उसका साहित्य व्यापक होगा, उतने ही उसके अनुभव व्यापक होंगे। तो ये दोनों के दोनों कवि है वो वस्तुमुखी थे। अर्थात वस्तुमुखी का मतलब है कि समाज से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए थे और समाज में जो घटनाएं घटती थी उनका खुद अनुभव करते थे और फिर उनको उकेरते थे। और गहराई का मतलब है कि इन्होंने साहित्य को अंतरंग तक उभारा है। अंतरंग का मतलब हृदय तक वो साहित्य को लेकर गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ बाहरी चित्रण पर ध्यान दिया है, अर्थात साहित्य के सिर्फ कला पक्ष पर ध्यान दिया है। इन्होंने कला पक्ष पर भी ध्यान दिया है, साथ साथ भाव पक्ष पर भी ध्यान दिया है। और यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि इनका जितना उत्कृष्ट कला पक्ष माना जाता है उतना ही उत्कृष्ट इनका भाव पक्ष भी माना जाता है। तो इनका साहित्य कला पक्ष व भाव पक्ष दोनों ही दृष्टियों में उत्कृष्ट काव्य कहा जा सकता है। साथ साथ इनका जो साहित्य है उसमें इतना जो मेल है, इतना मेल है कि उसमें लगता ही नहीं है कि कब कलात्मकता आ रही है, कब उसमें सौंदर्य दृष्टि आ रही है। अर्थात एकाकार हो चुका है इनका साहित्य दोनों दृष्टियों में। जबकि अगर अपन अन्य लोगों के या अन्य लेखकों के साहित्य को देखें तो अन्य लेखक है वो जो कलाकृतियां हैं वो अलग या अलंकृतियां हैं वो अलग दिखाई देती है उनके साहित्य में। वो अलग रूप अलाप्रिय राग अलाप्रिय और जो भाव पक्ष है वो अपना अलग राग छेड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों की दोनों चीजें हैं वो अलग अलग बिखरी हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर वाजपेयी जी यूं कहते हैं कि कुछ तो ऐसे समीक्षक भी है
कि इस प्रकार से बिखरे हुए का मतलब इन्होंने शब्द दिया है असंश्लिष्ट। तो कुछ समीक्षक तो ऐसे भी हैं जो इस असंश्लिष्ट या बिखरे हुए साहित्य की भी समीक्षा करते हैं, उसका भी पक्ष लेते हैं, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जबकि वास्तव में यदि माना जाए तो जो संश्लेषण होता है वही महान साहित्य माना जाता है, अर्थात जिसमें चीजों को जोड़ा गया हो, उनका संश्लेषण किया गया हो, वहीं पर वही साहित्य उत्कृष्ट साहित्य की श्रेणी में रखा जाएगा। और यहाँ पर इस साहित्य में या इन दोनों ही कवियों के साहित्य में संश्लिष्टता दिखाई देती है, तो इनकी बराबरी तो शायद ही कोई कर पाता है। इनके मूल को यदि देखें, निराला जी के साहित्य के मूल पक्ष को देखें, तो जहां समाज के प्रति तटस्थता दिखाई देती है, वहीं पर इनके साहित्य में गूढ़ता दिखाई देती है। जहां एक तरफ निराला जी के काव्य में श्रृंगार आया है, दर्शन आया है, वहीं पर प्रसाद जी के काव्य में गूढ़ दार्शनिक अभिव्यक्तियां आई है, मार्मिकता ने जगह बनाई है। तो यदि अपन देखें कि इधर श्रृंगार है और इधर मार्मिकता है, तो यदि अपन किसी साहित्य में श्रृंगारिकता और मार्मिकता दोनों को जोड़ते हैं, तो वो साहित्य जो है वो एक पूर्ण साहित्य माना जा सकता है। यानी दोनों चीजों के आने के बाद साहित्य पूरा बन जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही कवियों ने इन दोनों ही चीजों को शामिल कर लिया है। तो इसीलिए 20वीं शताब्दी में संपूर्ण साहित्य का सार किसको माना जा सकता है? प्रसाद और निराला को माना जाता है। जितने जीवनानुभव इनके गूढ़ दिखाई देते हैं, इतने ही जीवनानुभव निराला जी के व्यापक दिखाई देते हैं। इन्होंने हर एक जगह से चीजों को उठाया है, हर एक क्षेत्र से विषयों को लिया है। साथ साथ निराला जी ने जो साहित्य समाज में देखा उसी की अभिव्यक्ति दी है, उसी प्रकार से प्रसाद जी ने भी जो देखा उसी की अभिव्यक्ति दी है। इनका काव्य जो है कोरा भावनावादी नहीं है, इनका काव्य न ही तो कोरा भावनावादी है, भावनावादी, और न ही कोरा कल्पनावादी है। इनके साहित्य में है वो एक संश्लिष्ट सहानुभूति दिखाई देती है, और यही सहानुभूति इनको सभी अन्य कवियों में उत्कृष्ट स्थान दे देती है, महत्वपूर्ण स्थान दे देती है। तो यहाँ पर इस आधार पर भी हम निराला व प्रसाद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण कवि मान सकते हैं। निराला जी की रचनाओं की यदि बात करें तो राम की शक्ति पूजा, इसके साथ साथ तुलसीदास, इसके साथ साथ अनेक कविताएं जैसे बादल राग, कुकुरमुता, सरोज स्मृति, जहां पर इनके व्यापक संसार को लेकर उभरती है, वहीं पर प्रसाद जी का कामायनी एक मार्मिक और आनंदवाद को लेकर उभरता है। तो इस प्रकार से इनके जो क्षेत्र है, हालांकि इनका जो काव्य संसार है उसमें कला पक्ष व भाव पक्ष दोनों का इतना सुंदर सामंजस्य बैठाया गया है कि पढ़ने वाला यूं नहीं समझता कि मैं कला पढ़ रहा हूं या मैं सौंदर्य पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर इन दोनों ने ही चीजों को पूर्ण बनाया है, परंतु फिर भी दोनों की जो मूल भावनाएं हैं, अंतरंग की भावना जो है, अंतर्द्वंद्व की जो भावनाएं हैं, अंतर्द्वंद्व की भावनाएं, अंतर्द्वंद्व की जो भावनाएं हैं, उसमें यदि अपन बात करें तो उसमें इनका साहित्य सर्वोत्कृष्ट ठहरता है, या फिर अपन बात करें तो सर्वोपरि ठहरता है। परिस्थितियों की यदि बात करें तो प्रसाद जी की 8वीं क्लास तक नियमित शिक्षा हुई थी, उसके बाद इनके पिता की मृत्यु होगी, इन्होंने घर संभाला। इनके पास पैसे की कहीं कमी नहीं थी, परंतु जब पिता की मृत्यु होगी तो इनकी
इनके पास बहुत बड़ी जायदाद थी, एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। तो परिवार के लोगों, इनके भाई की भी मृत्यु हो गई थी, इनके पिता की मृत्यु, उसके बाद भाई की मृत्यु। तो इस प्रकार से जब इनके भाई की भी मृत्यु हो गई तो परिवार के लोगों द्वारा इनकी संपत्ति हड़पने के लिए षड्यंत्र रचे जाने लगे। तो उस षड्यंत्रों को बचने, साथ साथ अपनी संपत्ति को बनाए रखने संबंधी इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसका निर्वाह इनको करना था। तो इसलिए परिस्थितियां इनकी भी विपरीत थी, परंतु हाँ, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। जबकि निराला की यदि विशेषताएं देखें तो निराला के बारे में तो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है कि निराला जी का जीवन है वो अत्यंत ही कष्टदायक था। और महादेवी वर्मा का मैंने आपको बताया था कि महादेवी जी निराला जी के बारे में लिखती है कि भाई इन्हें अनेक कविताओं पर जो पुरस्कार मिलते थे, पुरस्कार स्वरूप जो वेतन तो नहीं कहेंगे अपन, जो पैसा मिलता था वो भी ये किसी न किसी को दान कराते थे, जरूरतमंद को, और खुद की जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोचते तक नहीं थे। एक बार तो एक बहुत ही रुचिकर प्रसंग है, हालांकि इस पाठ का नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि प्रश्न जब अपन बनाते हैं तो अलग अलग चीजें लेकर आते हैं, तभी प्रश्न बहुत रुचिकर बनता है। महादेवी जी कहती है कि मैं एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री की भांति बैठकर और निराला जी की दिनचर्या को लिखती हूँ। अर्थात एक दिन मैंने यूं सोचा कि भाई मैं एक बहुत अच्छी अर्थशास्त्री हूँ और मैं निराला जी की दिनचर्या या फिर निराला जी को जो पैसा मिलता है उस पैसे को कहाँ कहाँ किस रूप में कैसे कैसे खर्च किया जाए, मैं उसका पूरा ब्यौरा लिखूंगी। तैयार भी किया, अच्छी मेहनत की, और निराला जी को जो पैसा मिला था उसका डिवाइडेशन भी किया कि इस प्रकार से इस पैसे को खर्च किया जाए। कोई फायदा नहीं, अगले दिन ही निराला जी अपने मित्र की विधवा के लिए पेंशन बांधाए उन पैसों की। तो इसलिए यहाँ पर महादेवी जी का कथन अपन लेकर समझ सकते हैं कि निराला जी जैसे जीवन जीते थे, अब उनके मन में कोई भेद नहीं था, तो इनके साहित्य में भेद कैसे आ सकता। प्रतिम प्रेम का काव्य है इन दोनों ही साहित्यकारों का, और इनके काव्य में, इनके साहित्य में प्रेम की जो अविरल धारा बह रही है, उस अविरल धारा में ये अपने पाठक या अपने श्रोता को ही नहीं डुबोते, स्वयं ही डूबते हुए उनके साथ सफर करते हुए दिखाई देते हैं। तो निराला जी व प्रसाद जी का साहित्य है वो बहुत ही उत्कृष्ट इस रूप में भी माना जा सकता है कि इनका साहित्य है वो अंतर्द्वंद्व का साहित्य होने के साथ साथ अंतरंग का साहित्य भी है, और समाज की यथार्थ परिस्थितियों को यथार्थ रूप में उकेरते हुए भी ये लोग नजर आते हैं। इनके साहित्य की यदि बात करें तो 20वीं शताब्दी में आप लीजिए भारतेंदु युग। भारतेंदु युग किससे संबंधित था? देशभक्ति से। द्विवेदी युग भाषागत विकास से संबंधित था। उसके बाद अपन ले प्रगतिवाद मार्क्सवाद से संबंधित था, और मार्क्सवाद में भी किससे संबंधित था? प्रगतिवादी साहित्य मजदूर व किसान वर्ग से संबंधित था। मजदूर व किसान वर्ग का पक्ष लेते हुए नजर आता था। ये सारी की सारी विशेषताएं इन दोनों लेखकों के या इन दोनों महान साहित्यकारों की रचनाओं में मिल जाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ सबसे महान साहित्यकार यदि कोई है तो वो प्रसाद और निराला है। क्यों? क्योंकि इनका संपूर्ण साहित्य विविधता लिए हुए नहीं है, गहनता लिए हुए भी है, गहराई लिए हुए भी है। ये जहां पर आदर्शों की स्थापना करते हैं वहां पर गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन भी करते हैं। तो आदर्श एवं रहस्य का एक बहुत ही सुंदर सामंजस्य है जो इनके साहित्य में उभरता है, शायद अन्य किसी के साहित्य में मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर अपनों ने नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा बताए गए विभिन्न पक्षों की बात की,
और भी अपन देखेंगे, परंतु आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।